हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपका बी फार्मा के सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसका पेपर कोड BP 203T है। ठीक है, तो यार काफ़ी समय से आप लोग को इंतजार था बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ का, तो यार हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको, जल्दी से कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। ठीक है, तो देखो, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, @नर्चरिंग मेडिकोस, जो कि हमारा और आपका यूट्यूब चैनल है। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। इसमें बेसिकली हम लोग बायोकेमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में पहले थोड़ा सा सिलेबस समझ लो कि सिलेबस में पढ़ना क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस ब्रीफ में एक बार सिलेबस देख लो। पहले देखो, बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे लिखा है, जिसका पेपर कोड लिखा है BP 203T। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या है, BP 203T, जिसका मतलब क्या है, BP यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, 2 यानी सेकेंड सेमेस्टर, 03 यानी थर्ड नंबर का सब्जेक्ट है आपका, थर्ड सब्जेक्ट, टी यानी थ्योरेटिकल पोर्सन। देखो यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, तो यानी BP 203T का मतलब है बी फार्मा के सेकंड सेमेस्टर का थर्ड सब्जेक्ट आपका जो है, उसका थ्योरेटिकल पोर्सन बायोकेमिस्ट्री, जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखो PCI का सिलेबस है जो हमें प्रोवाइड करता है PCI। ठीक है, तो कोर्स कंटेंट में देखो 5 यूनिट है टोटल। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है हम लोग को, बायोमोलिक्यूल्स। क्या पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद उसी यूनिट फर्स्ट में ही आपको बायो एनर्जेटिक्स पढ़ना होगा। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, ये हम लोग को पढ़ना है। उसमें आपका इंट्रोडक्शन वगैरह, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर, बायोलॉजिकल रोल ऑफ किसका, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड एंड अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स का, इन सब का आपको इंट्रोडक्शन, केमिकल नेचर, बायोलॉजिकल रोल वगैरह पढ़ना है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन वगैरह, और फिर बायो एनर्जेटिक्स पढ़ना है यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ। फिर ये जो देखो बायोमोलिक्यूल्स में सिलेबस देखो कैसे बेस्ड है आपका, यूनिट 5 यूनिट कैसे डिवाइड है। बायोमोलिक्यूल्स में मेजर जो आपका, जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स में मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं आपके, यानी कि जो आपका हो गया जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, फिर आपका हो गया प्रोटीन, फिर आपका हो गया यहाँ पे लिपिड, फिर यहाँ पे हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड। ये चार चीज़ जो है आपका, इन चारों चीज़ों का आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म, कि कैसे ये हमारे बॉडी में, यानी कि लिविंग बॉडी में कैसे ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, क्या इनका बायोलॉजिकल रोल वगैरह है। ठीक है, ये डिटेल में आपको पढ़ना होगा फर्दर यूनिट में। जैसे देखो यहाँ पे यूनिट सेकंड की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे लिखा है ना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो आपको कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ना होगा। इसमें डिटेल में ग्लाइकोलिसिस वगैरह है। फिर आपका यहाँ पे देखो पाथवे साइकिल वगैरह है, जैसे यहाँ पे देखो ये HMP सेंट वगैरह है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर आपको यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है उसी में टॉपिक। फिर आपको यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह है। ठीक है, फिर यूनिट थर्ड में आपको लिपिड मेटाबॉलिज्म, मतलब ओवरऑल जो है आपको कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, फिर लिपिड का, फिर प्रोटीन का यानी अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, उसके बाद आपको न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक ट्रांसफर वगैरह पढ़ना है। ठीक है, देखो लास्ट में यहाँ पे ये देखो अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म है इसमें। फिर यहाँ पे यूनिट फोर्थ में अगर मैं बात करूँ, तो देखो न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर पढ़ना है। ठीक है, और सिमिलरली लास्ट में यूनिट 5 में आपको इंजाइम्स पढ़ना है। इंजाइम्स के बारे में क्या पढ़ना है, इंजाइम के बारे में, इंजाइम्स के। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल शॉर्ट में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए हैं कि सिलेबस क्या आपका बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो देखो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री को। तो बायोकेमिस्ट्री में आपका यूनिट फर्स्ट हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। तो बायोमोलिक्यूल है आपका यूनिट फर्स्ट में, और उसी में फर्दर टॉपिक बायो एनर्जेटिक्स है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल क्या होता है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि यार बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, और आपका बायोकेमिस्ट्री का रोल क्या है, यानी फार्मेसी फील्ड में बायोकेमिस्ट्री का यूज क्या है, क्यों हम लोग को पढ़ने की जरूरत है इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा लिखा बायोकेमिस्ट्री, पेपर कोड BP 203T। देखो पेपर कोड इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो पेपर कोड BP 203T हो गया इसका। फिर यहाँ पे देखो, तो बायोकेमिस्ट्री जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो बायोकेमिस्ट्री आपका जो है वो 2 टर्म से बना होता है। किससे, 2 टर्म से मिलकर बना होता है। यहाँ पे देखो बायो प्लस केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री आपका 2 टर्म से बना होता है, बायो प्लस केमिस्ट्री। अब आपको पता है कि बायो मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री मतलब होता है क्या, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपका जनरली न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, एटम्स वगैरह का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और बायो मतलब क्या होता है, लिविंग बॉडी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम लोग। तो ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या हो गया कि ये 2 वर्ड से बना है बायोकेमिस्ट्री, बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो मतलब हो गया लिविंग बॉडी, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मुझे इस 2 वर्ड से अगर मुझे डिफिनीशन बनाना हुआ इसका बेसिकली, तो क्या बोलूँगा कि बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग बॉडी इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री, या इज स्टडीड अंडर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
कि बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसका, स्टडी ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर जो कि दैट आर अकरिंग इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शन आपके बॉडी में अकर हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शन, उसकी स्टडी हम लोग बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ह्यूमन बींग्स हो सकता है, ठीक है। देखो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ डिफिनेशन के लिए कि बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ, हम लोग स्टडी करते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन दैट, यहाँ पे लिख लो स्टडी ऑफ ऑल केमिकल, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो गए, ठीक है। ऑल केमिकल रिएक्शन दैट आर अकरिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी, ठीक है। अब देखो बायोकेमिस्ट्री का अगर ध्यान से मीनिंग समझो तो क्या है, ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों इन्वॉल्व करता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हो जाएगा बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। बायोलॉजी केमिस्ट्री तो बोलोगे नहीं, ठीक है। तो एक एक्यूरेट थोड़ा स्टेटमेंट टाइप का बनाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। जिसमें कि हम लोग ह्यूमन बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन बेसिकली अगर हम लोग सम की बात करें कि कितने केमिकल रिएक्शन हो गए टोटल, तो वो मेटाबॉलिज्म हम लोग टर्म देते हैं कि मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन विच आर अकरिंग, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो या तो कैटाबॉलिज्म हो, यानी कि फॉर्मेशन हो किसी भी कंपाउंड का या किसी भी चीज़ का बॉडी में, या तो फिर उसका ब्रेकडाउन हो बड़े बड़े मॉलिक्यूल का स्मॉलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, देखो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कैसे मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, ये पढ़ना हम लोग को, मतलब ये सब स्टडी की जाती है बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली। लिपिड्स का यानी फैट हो गया, फिर अमीनो एसिड का, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा हम लोग समझ लिए कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, ठीक है। अब बात आता है बायोकेमिस्ट्री, ये जो टर्म है आपका ये दिया कौन है, ठीक है। तो ये देखो बायोकेमिस्ट्री जो टर्म है आपका, ये बायोकेमिस्ट्री टर्म कॉइंड बाई, कौन दिया है इसको, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। कौन दिया है बायोकेमिस्ट्री टर्म हम लोग को, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग, ठीक है, इसे याद रखना। अब देखो अब हम लोग बात करते हैं कि यूज़ क्या होता है बायोकेमिस्ट्री का फार्मेसी में। फार्मेसी में यार, क्योंकि तुम फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हो, तो फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का क्या यूज है, ठीक है। तो देखो इसमें पहला मतलब यूज क्या है कि देखो अंडरस्टैंडिंग हाउ अ मेडिसिन इज मेटाबोलाइज्ड एट अ सेलुलर लेवल, ठीक है। सेलुलर लेवल पे जाके, यानी सेलुलर लेवल पे कोई भी अगर आप मेडिसिन को बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो कैसे मेटाबोलाइज होगा, कैसे ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। इसकी स्टडी हम लोग बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इसमें ये इन्वॉल्व करता है किसका, अंडरस्टैंडिंग हाउ दोज डिफरेंट कंपाउंड विल इंटरेक्ट विद देयर इंटेंडेड टारगेटेड एंजाइम। तो मतलब कि अगर हम लोग कोई जैसे अगर ड्रग बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो कैसे वो जाके अपने टारगेटेड एंजाइम पे कैसे आके इंटरेक्ट करेगा, कैसे रिसेप्टर्स वगैरह से बाइंड करेगा, कैसे मेटाबोलाइज होगा, यानी कैसे ब्रेक डाउन होगा, कैसे अपने क्या क्या रिएक्शंस वगैरह शो करेगा बॉडी में हमारे। तो ये सब हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि विदाउट बायोकेमिस्ट्री, बिना बायोकेमिस्ट्री के वी कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ एनी ड्रग एक्ट एंड मेटाबोलाइज बाइंड एक्सेट्रा। बिना बायोकेमिस्ट्री के हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि कोई ड्रग कैसे मेटाबोलाइज हो रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है बॉडी में, कैसे बाइंड कर रहा है अपने रिसेप्टर के साथ, ठीक है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, चाहे वो ड्रग को इनकॉर्पोरेट करने के बाद बॉडी में हो, या तो जनरली हम कोई फूड वगैरह ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं फूड, तो उसको ब्रेक डाउन करने में जितने केमिकल रिएक्शन लग रहे हैं, ठीक है, उसकी स्टडी हम लोग बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम लोग अपने बॉडी को और थोड़ा सा एनालाइज कर पाते हैं, कोई डिजीज़ वगैरह को समझ पाते हैं, ठीक है। कि जैसे अगर इंसुलिन वगैरह है, देखो ये एक प्रोटीन होता है जो कि 51 अमीनो एसिड से बना होता है। तो इंसुलिन क्या है, एक आपका प्रोटीन है। तो अगर इंसुलिन का तुम्हें बताओ, अगर इंसुलिन की क्वांटिटी अगर बॉडी में कम हो जाती है, तो क्या हो जाता है, ग्लूकोज लेवल, यानी जो आपका ग्लूकोज लेवल है ब्लड में, वो बेसिकली बढ़ जाता है। इसलिए देखो, तो इंसुलिन के कम ज़्यादा होने से भी देखो प्रॉब्लम हो रहा है, यानी प्रोटीन के बेसिकली। तो प्रोटीन आपका क्या है, एक बायो मॉलिक्यूल है, और डिटेल मतलब स्पेसिफिक बात करें तो ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को इसकी स्टडी करनी पड़ती है, ताकि कोई डिजीज़ वगैरह भी अगर अंडरस्टैंड करना है बॉडी में, कोई आपका डीप में एनालिसिस करना है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम लोग कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से, ठीक है। फिर नाउ अगर हम लोग बात करें, सिंस द बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व द ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर इन्वॉल्व आर अकरिंग इन द लिविंग बॉडी, क्योंकि या चूंकि बोल सकते हैं हम लोग, जो बायोकेमिस्ट्री है वो इन्वॉल्व करता है, यानी इंक्लूड करता है अपने में क्या, कि जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहे हैं वो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। सो द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट आर टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है।
इसीलिए देखो मैं बायोकेमिस्ट्री से समझाते हुए बायोमॉलिक्यूल पे पहुंचा हूँ कि क्योंकि हमारे यूनिट फर्स्ट में डायरेक्ट बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो बायोमॉलिक्यूल कैसे पढ़ रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री से रिलेशन कुछ नहीं बैठ रहा है, उसलिए थोड़ा सा मैं आपको एक सीक्वेंस ऑर्डर में लेके चलना चाह रहा था, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ कि बायोमॉलिक्यूल, अब क्या बोलेंगे हम लोग कि बायोकेमिस्ट्री में जिस मॉलिक्यूल की हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बायोकेमिस्ट्री में होता है कि केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं हम लोग बॉडी में, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व करता है जनरली, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन में, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, ठीक है। तो इसमें ये सब होने के लिए या तो एटम्स वगैरह इंक्लूड होंगे, या मॉलिक्यूल्स होगा, या कंपाउंड होगा। तो जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के स्टडी में या बायोकेमिस्ट्री में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूल। सिमिलरली जैसे बायोकेमिस्ट्री का फुल फॉर्म था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हम लोग बोलते हैं, वैसे ही बायोमॉलिक्यूल का क्या, बायोमॉलिक्यूल का फुल फॉर्म क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो लिखा हूँ मैं, क्या, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो मॉलिक्यूल नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो मॉलिक्यूल नेचुरली हमारे बॉडी में पाए जाते हो, प्रेजेंट हो, उसे हम लोग बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब ही क्या होता है आपका, नेचुरल अकरिंग। क्या होता है, नेचुरल अकरिंग, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो पाए जाएँ, ठीक है, हमारे बॉडी में, उसे बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ये जनरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। इसमें फिर नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस वगैरह भी मिलता है बायोमॉलिक्यूल में, जो कि फॉर्म मतलब ये सब एलिमेंट का बना होता है, ठीक है। तो सो हेंस यानी हेंस मॉलिक्यूल्स दैट आर स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल का थोड़ा सा और चलते हैं डिटेल में कि क्या होता है। देखो अब यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल को हम लोग अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो मॉलिक्यूल्स दैट अकर नेचुरली, अभी मैं जस्ट बताया कि जो नेचुरली पाए जाएँ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। जैसा कि अगर मैं प्लांट के केस में बात करूँ तो प्लांट अपना जो एनर्जी होता है बेसिकली उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। और हमारी ह्यूमन बॉडी में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन। तो ये क्या है, एक आपका, ये आपका बायोमॉलिक्यूल है। क्या है, बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि ये देखो नेचुरल अकरिंग है। ऐसे स्टार्च में आपका ये ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को स्टोर करता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, प्लांट्स। तो ये आपका एक स्टार्च भी एक बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि पॉलीसेकेराइड है। अभी हम लोग फर्दर बात करेंगे क्या होता है। तो ग्लाइकोजन को देखो थोड़ा सा मैं हल्का सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च। क्योंकि स्टार्च प्लांट देखो ग्लूकोज को प्लांट जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। सिमिलरली एनिमल भी ग्लूकोज को स्टोर करता है लेकिन ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इसलिए हम लोग एनिमल स्टार्च बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो देखो फिर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि बायोमॉलिक्यूल दैट अकर नेचुरली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। फिर बायोमॉलिक्यूल आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मैं बताया ये नेचुरली पाए जाते हैं इसलिए ये ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जो कि नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में। जैसा कि लाइफ प्रोसेसेस में आपका आप लोग पढ़े होंगे HAP के HAP फर्स्ट में, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट में सब्जेक्ट था आपका, लाइफ प्रोसेस जैसा मेटाबॉलिज्म हो गया, मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आपके बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं वो देखो नेसेसरी एक सब्सटेंस हैं जो कि वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ताकि जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हो है वो मेंटेन कर पाए अपने लाइफ को, ठीक है, अपने बॉडी को, बेसिकली अपने नेचर को मेंटेन कर पाए, ठीक है, मेंटेनेंस अपना कर पाए, ठीक है। तो देखो मेटाबॉलिज्म मतलब शॉर्ट में बताऊँ तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर अकरिंग इनसाइड द बॉडी। तो अब हम लोग देखो अब यहाँ पे बात करते हैं कि बायोमॉलिक्यूल किसका बना होता है। देखो बायोमॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल जो कि ह्यूमन बॉडी में नेचुरली पाया जाए उसे बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये किस चीज़ का बना होता है ये देखो बात कर लेते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल आपका कंसिस्ट ऑफ मेनली किसका, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का होता है। कैसे, अगर मैं एग्जाम्पल बात करूँ आपको, C6H12O6 ये आपका एक बायोमॉलिक्यूल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला आपको सबको पता होता है कि C6H12O6 होता है। इसमें बताओ किस चीज़ का ग्लूकोज बना है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। यही फॉर्मूला आपका फ्रक्टोज का भी होता है, फ्रक्टोज का। तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना, उसीलिए मैं यहाँ पे लिखा कि मेनली किसका कंसिस्ट होता है बायोमॉलिक्यूल, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, सल्फर भी और फॉस्फोरस भी, ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप लोग। फिर देखो यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल आपका कंबाइन करता, मतलब कि आपका बेसिक
जो आपका सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या होता है, सीक्वेंस कैसे होता है कि ह्यूमन बॉडी कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहले आपका बायोमोलिक्यूल रहता है जो कि ऑर्गेनिल्स का फॉर्मेशन करता है, फिर ऑर्गेनिल्स से आपका सेल्स बनता है। देखो सेल्स के अंदर ऑर्गेनिल्स होते हैं, आपको पता होगा। जैसे अगर मैं बनाऊँ ये एनिमल सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आपका देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक। उसके बाद आपका यहाँ पे लाइसोसोम वगैरह हो गया। तो ये सब आपका ऑर्गेनिल्स है। तो पहले ऑर्गेनिल्स डेवलप हुआ बायोमॉलिक्यूल से। बायोमॉलिक्यूल में आपके जैसे हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आपके बायोमॉलिक्यूल में इनऑर्गेनिक पार्ट में आएंगे, जो कि एलिमेंट्स में आएंगे, ठीक है, प्राइमरी एलिमेंट्स में। तो ये सब आपके कंबाइन करके धीरे धीरे आपका सुप्रा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सुप्रा मॉलिक्यूल यानी देखो बेसिकली बायोमॉलिक्यूल को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल एंड सुप्रा मॉलिक्यूल। माइक्रो यानी स्मॉल जो होते हैं, अमीनो एसिड हो गया, ग्लिसरॉल वगैरह हो गया, वाटर हो गया, ये सब मिनरल्स हो गया, ये सब माइक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल में आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे कि आपका हो गया प्रोटीन हो गया, ठीक है, ऐसे लिपिड्स वगैरह हो गए ये सब। और सुप्रा मॉलिक्यूल में जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, क्रोमोसोम वगैरह हो गया, ये सब फॉर्म करते हैं जैसे, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे आपको पता होगा कि फॉस्फोलिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। तो ये सब, तो ये धीरे धीरे जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो बायोमॉलिक्यूल से आपका ऑर्गेनिल बनता है, ऑर्गेनिल से मिलके फिर सेल फॉर्मेशन होता है, फिर सेल से आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से, सेम टाइप ऑफ सेल से आपका टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से लास्ट में सिस्टम से बॉडी बनता है, ठीक है, लिविंग बॉडी। तो यहाँ पे देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ बायोमॉलिक्यूल से सब स्टार्ट हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमको जनरली पता होता है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। तो सेल से पहले ऑर्गेनिल देखो होता है, ऑर्गेनिल से पहले बायोमॉलिक्यूल होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है, फॉर्मेशन में ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ कि कैसे बायोमॉलिक्यूल से आपका बन रहा है ऑर्गेनिल वगैरह ये सब, तो देखो जैसे आप लोग सुने होंगे नाइट्रोजिनस बेसेस, सुने होंगे नाइट्रोजिनस बेस, कहाँ पे सुने होंगे आप? न्यूक्लिक एसिड जो होता है आपका बेसिकली बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड में हम लोग नाइट्रोजिनस बेस होता है न्यूक्लियोटाइड में, फिर शुगर होता है और फॉस्फेट होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो नाइट्रोजिनस बेस में आपका प्यूरिन एंड पिरिमिडीन होता है। क्या होता है? प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा होता है? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, एक यहाँ पे नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन लगे होते हैं आपका, ऐसे बेंजीन रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 नाइट्रोजन बना होता है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन लगे होते हैं, हेट्रो एटम होता है ये, हेट्रोसाइक्लिक एटम। तो पिरिमिडीन जो है आपका, ये देखो, और प्यूरिन, ये आपका एक क्या है, ये सब आपका बायोमॉलिक्यूल्स ही है, ठीक है, मतलब ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रेजेंट होता है, जिसके हेल्प से आपका क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड से आपका क्या बनता है? आपका डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से आपका डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर ये डीएनए आपका प्रेजेंट होता है, देखो कहाँ पे, ये आपका न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो ये सब मतलब कि फिर न्यूक्लियस से फिर आपका सेल बनता है, सेल से फिर आपका कॉम्बिनेशन से, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है। तो ये सब बेसिकली आपका एक सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है, यानी कि बायो मॉलिक्यूल से ही स्टार्ट होकर चलता है, ठीक है। जितने आपके एलिमेंट्स वगैरह भी प्रेजेंट हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सबसे फॉर्मेशन धीरे धीरे होता है बॉडी आपके लिविंग सिस्टम का, ठीक है, एक सीक्वेंस ऑर्डर में। तो अब हम लोग बात कर लें कि बायो मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर हम लोग बात की कि बायो मॉलिक्यूल किस चीज़ का बना होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, कि बायोमॉलिक्यूल को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अभी जस्ट में ऊपर आपको बताया था कि बायोमॉलिक्यूल 3 टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल और सुप्रा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो लेकिन उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग बेसिकली बायोमॉलिक्यूल को 2 टाइप में मेजरली क्लासीफाई करते हैं, किसमें? माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल, इसको भी लिख सकते हो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो बायो मॉलिक्यूल को 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हो, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो नाम से पता चल रहा होगा कि माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब क्या, माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल या स्मॉलेस्ट बोल लो। जैसे आप लोग सुने होंगे माइक्रोस्कोप, तो ये क्या करता है? स्मॉलेस्ट जितने भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग को जूम करके, यानी कि बड़े मैग्नीफाई करके बेसिकली दिखाता है, बड़ा फॉर्म उसका पिक्चर करके, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में माइक्रो वर्ड यूज होता है। ऐसे ही आप सुने होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो ऑर्गेनिज्म एकदम छोटे हैं, हमारे नेकेड आई से ना दिखते उतने छोटे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो माइक्रो टर्म मतलब आपको समझ में आया होगा क्या, कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्या स्मॉलेस्ट, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स।
इसे दो टाइप में बायो मॉलिक्यूल को क्लासीफाई कर रहे हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जो एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि एकदम बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो यानी क्या, बड़ा बड़ा साइज होता है मैक्रो यानी, ठीक है। माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो यानी बड़ा, बड़े मॉलिक्यूल जितने हो गए जो कि कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं आपके माइक्रो मॉलिक्यूल से, ठीक है। अब देखो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या आते हैं, बेसिकली अमीनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड हो गया, मोनोसेक्राइड हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। और जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या आएगा आपका, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और लिपिड्स हो गया। अब ध्यान से अगर एक बात समझो, तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर मैं आपसे डिफिनीशन की बात करूं, अभी इसको बताने के बाद मैं अभी ऊपर इस वाले फिर से क्लासिफिकेशन पे आऊँगा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ डिफिनीशन वगैरह की, थोड़ा प्रॉपर्टी की, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं, हैविंग लो मॉलिकुलर वेट, इनका मॉलिकुलर वेट जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। और बिल्डिंग ब्लॉक या मोनोमर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, ये मैक्रो मॉलिक्यूल के मोनोमर होते हैं या तो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपका माइक्रो मॉलिक्यूल्स की हेल्प से बना होता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो ये ऐसे ऐसे देखो, अगर ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल यानी छोटा अगर मॉलिक्यूल है, तो और ये पूरा माइक्रो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से, सब माइक्रो मॉलिक्यूल इसके कॉम्बिनेशन से एक बड़ा मॉलिक्यूल बना है जिसको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है इसका, मैक्रो मॉलिक्यूल का माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। और एक इनका ये प्रॉपर्टी होता है कि ये एसिड सल्यूबल इन नेचर होता है, ठीक है। एसिड में ये सल्यूबल हो जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल आपके। अमीनो एसिड को अगर तुम डिजोल्व करोगे एसिड में तो ये सल्यूबल होता है, जबकि प्रोटीन को डिजोल्व करोगे एसिड में तो सल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। एग्जाम्पल की देखो बात करूँ, जैसे अमीनो एसिड होता है, ये आपका मोनोमर होता है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका, प्रोटीन का, ठीक है। यानी कि प्रोटीन जो होता है आपका, प्रोटीन ये आपका अमीनो एसिड से बना होता है, किस चीज़ से, अमीनो एसिड। यानी कि अगर प्रोटीन पॉलीमर है, पॉलीमर यानी ढेर सारे मोनोमर का कॉम्बिनेशन, तो मोनोमर उसमें क्या होगा, अमीनो एसिड होगा, क्या होगा, अमीनो एसिड, ये मोनोमर होगा, ठीक है। यानी कि इसके कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की थोड़ा सा बात करूँ, तो जैसे वॉल देखोगे आप, देखो दीवार, जैसे वॉल अगर आप देखोगे तो इसमें देखो, अगर ऐसे ये वॉल है, देखो एक वॉल है, ये देखो एक ऐसे वॉल है, तो ये वॉल जो है ये आपका ब्रिक से बना होता है ना, ईंट से बना होता है। तो जो ब्रिक है ये आपका मोनोमर है, मोनोमर यानी एक यूनिट है, यूनिट मोनोमर मतलब यूनिट उसकी, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक यानी एलिमेंट। तो मोनोमर क्या है, इसमें ब्रिक है, यानी कि ब्रिक के हेल्प से ढेर सारे कॉम्बिनेशन से ब्रिक के ये आपका वॉल बना है, क्या बना है, ये वाला आपका वॉल है, ठीक है। वॉल बना है आपका ढेर सारे ब्रिक के कॉम्बिनेशन से, यानी मोनोमर ब्रिक है, तो पॉलीमर यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर से जो पॉलीमर बन रहा है बेसिकली वो वॉल होगा आपका, ठीक है। सिमिलरली अगर अमीनो एसिड आपका मोनोमर है तो इसका पॉलीमर जो होगा अमीनो एसिड होगा, ठीक है। अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से आपका प्रोटीन बनता है। वही चीज़ देखो मैं आपका थोड़ा सा यहाँ डायग्राम के फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में लिखा हूँ क्या, कि जैसे ये एक माला है, मान लो माला देखोगे आप लोग, ऐसे मोतियों की माला देखो यहाँ पे, ऐसे कॉम्बिनेशन से बना है मोतियों से, ठीक है। तो एक मोती जो इसकी है, ठीक है, एक स्टोन जो है बेसिकली वो उसका मोनोमर है, क्या है, मोनोमर। एक मोती की हेल्प से पूरा ये माला बना हुआ है, तो पूरा माला जो हो गया ये पॉलीमर हो गया, और एक यूनिट जो हो गई उसकी, एक माला को अगर तोड़ोगे जो एक यूनिट निकलेगा, एक मोती जो निकलेगी वो मोनोमर होगा, उसके कॉम्बिनेशन से ही पूरी माला बनी हुई है, तो उसे हम लोग पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। तो यही अगर अमीनो एसिड और प्रोटीन के केस में रिलेट करोगे, तो जो एक यूनिट यानी एक मोनोमर हो गया, एक मोती हो गई, वो अमीनो एसिड है, बाकी पूरी माला जो बनकर तैयार हो रही है कॉम्बिनेशन से सबके, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटीन, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रोटीन। अब देखो टोटल 20 अमीनो एसिड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने अमीनो एसिड फाउंड होते हैं, कितने मिलते हैं, बेसिकली 20 अमीनो एसिड, ठीक है। ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जानते रहो। अब देखो हम लोग बात करें मैक्रो मॉलिक्यूल की, तो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, कैसे, मैक्रो यानी मैं बताया लार्ज, तो जो मॉलिक्यूल्स लार्ज साइज का होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। इसके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, कैसा मॉलिक्यूलर वेट, हाइयर मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। और ये मेड फ्रॉम माइक्रो मॉलिक्यूल, ये माइक्रो मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल से, ढेर सारे माइक्रो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे एग्जाम्पल में मान लो स्टार्च की मैं बात करता हूँ, स्टार्च, तो स्टार्च आपका ग्लूकोज से बना होता है, ढेर सारे ग्लूकोज से स्टार्च आपका बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज फॉर्म करता है आपके स्टार्च को, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ स्टार्च, मान लो यहाँ पे स्टार्च, तो अगर ये ब्रेक डाउन करोगे तो एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आएगा, समझे, यानी कि इतना ज़्यादा इसमें मॉलिक्यूल्स होता है ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज आपका एक मोनोसेक्राइड है, जबकि
और स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड। अभी मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड वगैरह क्या है सब अभी आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है वो एसिड इनसोल्यूबल इन नेचर होता है। कैसा होता है? एसिड में इनसोल्यूबल होता है। जब इसको एसिड में डिजॉल्व करते हैं हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल को, जैसे प्रोटीन को अगर एसिड में डिजॉल्व करोगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली जबकि अगर आप इसके प्रोटीन के मोनोमर को, यानी कि प्रोटीन के जो माइक्रो मॉलिक्यूल है यानी कि अमीनो एसिड को अगर डिजॉल्व करोगे तो आपका वो डिजॉल्व हो जाएगा एसिड में, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल में और माइक्रो मॉलिक्यूल में। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड यानी इसमें आरएनए डीएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपका न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? 3 चीज़ का बना होता है न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजिनस बेस का, शुगर का एंड फॉस्फेट ग्रुप का, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग न्यूक्लियोसाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड हम लोग डायरेक्ट नाइट्रोजिनस बेस और शुगर को न्यूक्लियोसाइड बोल सकते हैं। और जब न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस बेस में आपको पता है प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है। यहाँ पे पिरिमिडीन, ये सब आप 12th के एनसीईआरटी में पढ़े हुए, ठीक है। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन में आपका एडनिन ग्वानिन होता है, पिरिमिडीन में आपका साइटोसिन और थाइमीन होता है। और आरएनए के केस में यूरैसिल हो जाता है। डीएनए में थाइमीन होता है और यूरैसिल होता है आपके आरएनए में, ठीक है। ये सब आपको पता होगा, इसमें अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म वगैरह, तब बात करेंगे वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए वगैरह, ठीक है। तो देखो मैं क्या बता रहा था कि न्यूक्लिक एसिड आपका एक माइक्रो मॉलिक्यूल है जो कि कॉम्बिनेशन से बनता है न्यूक्लियोटाइड के। तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? आपका एक माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया, यानी कि मोनोमर हो गया, ठीक है। तो देखो जनरली अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम लोग डिवाइड करें यानी क्लासीफाई करें बायो मॉलिक्यूल को, तो क्या किस फॉर्म में डिवाइड करते हैं यानी किस फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं? 4 पार्ट में। किसमें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। और अगर जस्ट में जो ऊपर बताया क्लासिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ये सब क्या होगा आपका बायो मॉलिक्यूल के अंदर? किस में आएगा? ये मैक्रो मॉलिक्यूल। अब मैं इसका अगर आपसे बिल्डिंग ब्लॉक पूछूं यानी मोनोमर पूछूं तो क्या आप बता सकते हो? मुझे ट्राई करो, बता सकते हो, क्योंकि मैं अभी ऊपर बात किया। अगर ये मैक्रो मॉलिक्यूल है तो इसका माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होगा? यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल बोलो या बिल्डिंग ब्लॉक बोलो जिससे कि ये सब बने हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल, या तो उसका मोनोमर बोलो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका बना होता है किससे? मोनोसैकेराइड से। किससे? मोनोसैकेराइड। सैकेराइड मतलब शुगर होता है। क्या होता है? शुगर। शुगर यानी सुने होंगे चीनी, तो सैकेराइड यानी शुगर होता है। तो मोनोसैकेराइड से ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। फिर प्रोटीन आपका बना होता है अमीनो एसिड से, हम लोग जस्ट एबव बात किए थे अभी, अमीनो एसिड से। सिमिलरली लिपिड आपका बनता है किससे? फैटी एसिड से, फैसिड एसिड एंड ग्लिसरॉल से। ये इसका मोनोमर यूनिट है ग्लिसरॉल। फिर न्यूक्लिक एसिड बना होता है किससे? अभी हम लोग बात किए जस्ट न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। फिर न्यूक्लियोटाइड आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका? नाइट्रोजिनस बेस का, शुगर का और आपका फॉस्फेट ग्रुप का, ठीक है। तो फिर फर्दर आपका आपका नाइट्रोजिनस बेस जो हो गया वो प्यूरिन पिरिमिडीन से बना होता है। तो ये सब, ठीक है, ये सब आपका मोनोमर यूनिट हो गए। तो मैं आपसे बात किया था कि क्लासिफिकेशन पे हम लोग स्टार्टिंग वाले फिर से आएंगे। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं कैसे अकॉर्डिंग में क्लासीफाई किया हूँ। देखो ध्यान से अगर देखोगे, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पे मैं आपको बताया था क्या कि मैक्रो मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल उसके यूनिट जो हो गए मतलब बिल्डिंग ब्लॉक हो गए वो मोनोमर होते हैं। जैसे प्रोटीन का देखो, प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड में अभी बात किया। न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होता है। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट का ये मोनोसेक्राइड होता है। लिपिड्स का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है। इस अकॉर्डिंग मैं इसको क्लासीफाई थोड़ा सा किया था, ठीक है। फिर मिनरल वाटर भी इंक्लूड हो जाते हैं आपके बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा था यहाँ पे कि वो तो क्लासिफिकेशन हो गया, जनरल क्लासिफिकेशन जो एक्यूरेट वे है कि बायोमोलिक्यूल को हम लोग 2 रूप में या 2 फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल में। लेकिन अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा चलोगे तो क्या हो जाएगा आपका? थोड़ा सा रेज करता हूँ मैं, फिर बात करते हैं। देखो तो मैं बता रहा था आपको कि अगर हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो कैसे क्लासीफाई करके हमको पढ़ना है। तो बायोमोलिक्यूल को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं सीधे मेजर 4 टाइप में। किस में? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, लिपिड्स में, न्यूक्लिक एसिड में। मेरे साथ बोलो, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, लिपिड्स में, न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में आपका आरएनए डीएनए वगैरह आता है, आरएनए डीएनए, क्योंकि फुल फॉर्म से याद करो, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो सिमिलरली देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये हम लोग को पढ़ना है। और इसका मेटाबॉलिज्म वगैरह पढ़ना है फर्दर यूनिट्स में इसी के, ठीक है। क्या पढ़ना है? मेटाबॉलिज्म, कैसे फॉर्मेशन कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है बॉडी में, ठीक है।
अब देखो ये तो ठीक है सिलेबस में, अब यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है आपको, यूनिट फर्स्ट में तो बायोमॉलिक्यूल पढ़ लिए, अब इन सब कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, यानी कि होते क्या हैं, डिफिनीशन वगैरह, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, यानी किस कैसे क्लासीफाई किए गए, क्या उनके टाइप्स हैं, फिर केमिकल नेचर पढ़ना है, केमिकल नेचर में क्या है, इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है हम लोग को, स्ट्रक्चर, फिर इनका पढ़ना है हम लोग को केमिकल रिएक्शंस, क्या पढ़ना है हम लोग को, केमिकल रिएक्शन, क्या क्या केमिकल रिएक्शन ये शो करते हैं, फिर इसमें आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये इसमें केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, और बायोलॉजिकल रोल पढ़ना है, बायोलॉजिकल रोल मतलब क्या, बायोलॉजिकल यानी बॉडी में, ठीक है, लिविंग बॉडी में, इनसाइड लिविंग बॉडी बोल सकते हो, तो लिविंग बॉडी में इसका क्या रोल है, थोड़ा सा मैं इसको पेन को थिकनेस पेन की कम करता हूँ, देखो इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका क्या रोल है, ठीक है, इन सब का, जैसे अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो ये आपका इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड का काम करते हैं, ठीक है, और सिमिलरली प्रोटीन का बात करूँ तो ये देखो मसल कंट्रैक्शन में एक्टिन मायोसिन ये सब इन्वॉल्व होते हैं इन सब में, ठीक है, तो ये सब इसका मतलब बेसिकली क्या रोल है बॉडी में इन लोग का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का, ये सब पढ़ना है इसमें, ठीक है, यानी कि ओवरऑल यूनिट फर्स्ट में हम लोग को ये जो चारों मॉलिक्यूल हैं आपके बायो मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक बात करें तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इनका हमको इंट्रोडक्शन करना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, केमिकल नेचर पढ़ना है, स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म वगैरह, फिर केमिकल रिएक्शंस क्या क्या शो करते हैं ये, फिर बायोलॉजिकल रोल पढ़ना है, ठीक है, कि क्या बॉडी में इनका रोल है। सिमिलरली यही चीज़ जैसे कार्बोहाइड्रेट का पढ़े, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड का पढ़ना है, ठीक है, चार मॉलिक्यूल हैं चारों का। फिर बायो एक टॉपिक आता है इसके आगे हम लोग का क्या है, बायो एनर्जेटिक्स, क्या पढ़ना है, बायो एनर्जेटिक्स, कितनी एनर्जी मिलती है जैसे इन सबको कंज्यूम करने के बाद। फिर अगर एक्यूरेट में बात करें तो बायो एनर्जेटिक्स मतलब कि कितना एनर्जी रिक्वायर होता है इनका बॉन्ड ब्रेक करने में, ठीक है, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन बनता है, किस बॉन्ड से ये सब जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड जुड़े होते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको ब्रेक करने में कितना एनर्जी रिक्वायर होगा या फॉर्म होने में कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, तो ये सब हम लोग बायो एनर्जेटिक में पढ़ेंगे, एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी वगैरह, फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट वगैरह, फिर आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब बोलेंगे, तो ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम लोग बायो एनर्जेटिक में पढ़ेंगे, जो कि यूनिट फर्स्ट में ही दिया गया है, यूनिट फर्स्ट में ही, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था यार, जो कि लेक्चर फर्स्ट था हमारा, इसमें बहुत खास नहीं बात किया गया, बस थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में समझे, फिर बायोकेमिस्ट्री क्या है, फार्मेसी में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद आपका बायो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में, फिर कौन कौन से आपका जैसे मोनोमर, पॉलीमर वगैरह क्या होता है, फिर आपका 4 मेजर मॉलिक्यूल हो गए जो कि पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, उसी को फैट्स बोल लो, उसके बाद फिर आपका हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड, फिर प्रोटीन हो गया, फिर इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, केमिकल नेचर, बायोलॉजिकल नेचर यानी बायोलॉजिकल रोल, उसके बाद आपका फिर बायोएनर्जेटिक्स पढ़ना है, तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीरीज हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अपने लेक्चर सेकंड में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर सेकंड में, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो चारों आपका ये जो मॉलिक्यूल है देखो यहाँ पे, ये जो 4 मॉलिक्यूल है, इन चारों मॉलिक्यूल का हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट का हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, फिर क्लासिफिकेशन वगैरह करेंगे, फिर उसका केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या क्या शो कर सकते हैं, ये क्या शो करते हैं बेसिकली, फिर किस चीज़ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसी में हम लोग देखेंगे इसका बायोलॉजिकल रोल नेक्स्ट वीडियो में अपने, ठीक है। तब तक के लिए यार मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मैं होप करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दो, और बायोकेमिस्ट्री का अब सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, जब तक यूनिट फर्स्ट कंप्लीट ना हो जाए। फिर यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।